जय हिंद साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि 71वीं बीपीएससी को लेकर आपके अंदर जो भी डाउट है, जो भी समस्याएं हैं, उसको सॉल्व किया जाए। 71वीं को लेकर आपके मन में दो प्रकार के डाउट हो सकते हैं। पहला डाउट हो सकता है पैटर्न को लेके, और दूसरा डाउट हो सकता है रिसोर्स क्या फॉलो किया जाए, कौन से सोर्सेज होंगे पढ़ाई के, उसको लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैटर्न को लेके। पैटर्न आपके पास दो टाइप के मॉडल हैं अभी। एक है 69th मॉडल और दूसरा है 70वीं मॉडल। 69th मॉडल जो है वो यूपीएससी ओरिएंटेड था, आपको पता है ये बात। क्वेश्चन वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल थे, क्वेश्चन एनालिटिकल थे, वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड वर्क कर रहा था। वहीं जो एग्ज़ाम हुआ 70वीं का वो काफ़ी फैक्चुअल थे, फैक्ट बेस्ड थे, मेमोरी बेस्ड थे, काफ़ी डाटा ओरिएंटेड थे। और ये कहीं ना कहीं बिहार के जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं एसआई वगैरह का, उसके तरफ झुका नज़र आया, उसके क्वेश्चन का लेवल, कुछ क्वेश्चन का लेवल। तो इस वक्त आपके अंदर डाउट होगा कि हमारा तैयारी कैसा हो, क्या वो मॉडल 69 को फॉलो करेगा या फिर 70वीं को फॉलो करेगा। अगर आप हमसे पूछिएगा कि आपको दोनों में से कौन सा मॉडल फॉलो करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा मॉडल फॉलो कीजिए जिससे ये दोनों एग्ज़ाम निकालने में आसानी हो। अगर पैटर्न ऐसा भी आए फिर भी एग्ज़ाम निकले, अगर पैटर्न ऐसा है आए फिर भी एग्ज़ाम निकले, क्योंकि कई लोगों ने दोनों एग्ज़ाम को निकाला है अच्छे अंकों से। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि उनका लेवल ऐसा है, उन्होंने अपने तैयारी को ऐसा मजबूत किया है, ऐसी मजबूती प्रदान की अपने तैयारी को कि आज क्वेश्चन 69 के जैसा आता है फिर भी प्री निकाल लेते हैं, 70वीं जैसा आता है फिर भी वो प्री निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ क्या समझा कि पैटर्न जैसा भी हो, 69th मॉडल का हो या 70वीं मॉडल का हो, अगर हम मन से पढ़ाई करते हैं, कुछ खास सोर्सों को फॉलो करते हैं और अपने पे काम करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में प्री को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको मध्यम मार्ग अपनाना होगा, यानी कि हमको इसको और इसको दोनों को मिला कर चलना होगा और दोनों के बीच के सामंजस्य को बैठाते हुए आगे बढ़ना होगा। अब हम बात करेंगे पैटर्न के बारे में, हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रिसोर्स को लेकर कि हमारा रिसोर्स क्या हो, कौन कौन सी किताबें इसमें फॉलो किया जाए ताकि हम 71वीं बीपीएससी पीटी आराम से पास कर सकें। तो मैं क्या करता हूं कि पूरे पीटी की तैयारी को, बीपीएससी के तैयारी को, पीटी की तैयारी को मैं क्या करता हूं कि इसको बांट देता हूं 4 पिलर में। पहला पिलर मैं देता हूं हिस्ट्री को, दूसरा पिलर मैं देता हूं साइंस प्लस मैथ्स को, तीसरा पिलर पे मैं रखता हूं किसको, करेंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स को, और मैं चौथा पिलर पर रखता हूं किसको, बचा क्या है, पॉलिटी प्लस जियोग्राफी को। तो मैं पीटी को क्या किया, 4 पिलर में बांट दिया। पहला पिलर क्या है, हिस्ट्री है। इसका वेटेज कितना है, हिस्ट्री का वेटेज है बीपीएससी में 35 में क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन कितने आते हैं, 5। मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन कितने आते हैं, 5। और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन कितने आते हैं, 25। अब बताइए, इसको देखकर क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अरे यार, मॉडर्न हिस्ट्री है, और क्या है। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज कितना है, 25 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेन फोकस है हिस्ट्री को लेकर, पहला पिलर को लेकर, वो कहाँ होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री होना चाहिए। उसके लिए आपको पढ़ना क्या होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए,
तो स्पेक्ट्रम का जो बुक आता है उसको आप फॉलो कीजिए, अच्छा किताब है, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। इस किताब को आप लोग फॉलो कीजिए। 25 क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो सेक्शन है 2 इसका, एंशिएंट और मिडाइवल, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें चूँकि क्वेश्चन का संख्या बहुत कम है, 5 ही है लगभग में, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको छोड़ना भी नहीं है। फिर इसमें करना क्या है, तो आप एंशिएंट के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले अगर समय हो तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद लुसेंट एक बार इसको पढ़िएगा, उसके बाद बार बार लुसेंट पढ़िएगा, ताकि 5 क्वेश्चन वहाँ का आप सॉल्व कर पाइए। और मध्यकालीन के लिए भी सेम काम करना है, ओल्ड एनसीईआरटी एक बार पढ़ना है और बाद में फिर लुसेंट को पढ़ना है, ताकि 5 क्वेश्चन वहाँ से आप सॉल्व कर पाइए। अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, तब चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ना मस्ट रहेगा। तो मैं फिर से बताता हूँ कि जो पिलर 1 था आपका, वो क्या था, हिस्ट्री था, जिसका वेटेज 35 था। हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 भाग होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज 25 है। इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना आवश्यक है। आप उस किताब को खरीदिए, इंग्लिश या हिंदी में जो आपका मीडियम है, उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। कारण क्या है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 25 नंबर, 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए अगर समय हो तो एक बार ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, अगर समय नहीं है तो डायरेक्ट लुसेंट पर जंप कीजिए और बार बार उसको पढ़िए, तो यहाँ से आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड पिलर, यानी कि साइंस प्लस मैथ्स का। सेकेंड पिलर जो है, साइंस का वेटेज बीपीएससी में 30 है और मैथ और रीजनिंग का वेटेज 10 है। तो मैथ रीजनिंग के लिए तो अगर आप सिर्फ PYQ देख लेते हैं बीपीएससी का, तो काम वहाँ से चल सकता है, इस पर ज़्यादा समय देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन साइंस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। साइंस को बिना पढ़े आप बीपीएससी के पीटी में अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इस बीपीएससी में साइंस अच्छा पूछा जाता है, प्योर साइंस पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पूछा जाता है। लगभग 10-10 क्वेश्चन तीनों से रहते हैं। तो साइंस को लेकर आपका सोर्स क्या हो, हम इस बारे में बात करेंगे। तो 9 और 10th का एनसीईआरटी साइंस में आप इसको पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद केमिस्ट्री जो है 11-12 का केमिस्ट्री जो है उसका लास्ट चैप्टर क्या करना है, सिर्फ लास्ट चैप्टर 11th का जो बुक है केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट जो है उसका लास्ट चैप्टर, और 12th का जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर। जैसे एक चैप्टर मुझे याद आ रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है किताब का। दोनों क्लास 11th का सेकेंड पार्ट का लास्ट चैप्टर और क्लास 12th का सेकेंड पार्ट का लास्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, वो अप्लाइड केमिस्ट्री है, एप्लीकेशन बेस्ड केमिस्ट्री, जो जिसका मतलब यूज हमारे रियल लाइफ में करते हैं। उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पीटी में पूछता है, जो क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट आता है। तो इसको करना है सिर्फ लास्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, 12th क्लास का बायोलॉजी जो है उसका लास्ट का 4 चैप्टर जो कि लास्ट का यूनिट है, लास्ट यूनिट में 4 चैप्टर है, उसको पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जो आपका इकोलॉजी है, जो पर्यावरण है, ये आपका अच्छा हो जाएगा। इकोलॉजी जो है और EVS जिसको बोलते हैं आप पर्यावरण को, ये आपका अच्छा हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने आपको क्या बताया किताब को लेकर, साइंस का क्लास 9-10 का एनसीईआरटी, क्लास 11-12 का केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट जो है उसका लास्ट चैप्टर पढ़ना है,
क्लास 12 के बायो में क्या करना है आपको, लास्ट 4 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि जो लास्ट यूनिट है जहाँ पे आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। तो ये कुछ किताबें हैं साइंस को लेकर। उसके बाद साइंस में आपको कुछ और भी करना होगा, जैसे कि इतना करने के बाद जो लुसेंट का जो साइंस है, लुसेंट में जो साइंस दिया रहता है, लुसेंट का साइंस 2 प्रकार के हैं। एक तो उसका जो किताब आता है जीके जीएस का, जीके जीएस का, वहाँ से आप कर सकते हैं इसको। पीछे कुछ दिया रहता है, कुछ पेज दिया रहता है, साइंस को डेडिकेटेड होता है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। या फिर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसका एक किताब आता है साइंस का अलग से, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसको फ़िलहाल नहीं पढ़िए, क्योंकि किताब बहुत ही लेंदी है और काफ़ी उसमें बातें लिखी हुई हैं, शायद वो आप इतना कम समय में नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपका कीजिएगा कि इतना करने के बाद आप जो लुसेंट का जो जीके जीएस का जो बुक आता है, उसके जो लास्ट के कुछ पन्नों में साइंस दिया रहता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों होता है, आप उसको एक बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद एक काम आप और कीजिएगा, इसके बाद घटना चक्र, क्या करना है उसके बाद, घटना चक्र, एक सेकंड, घटना चक्र को लेकर किताब लीजिए। उसका किताब आता है घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जिसमें PYQ दिया रहता है यूपीएससी का और कई सारे स्टेट पीसीएस का, इंक्लूडिंग बीपीएससी, कई सालों का PYQ होता है, आप उसको सॉल्व कीजिए। और ये सेम काम आप हिस्ट्री में भी कर, इतना पढ़ने के बाद हिस्ट्री में भी फर्स्ट पिलर में भी आप क्या कर सकते हैं अंतिम में, कि घटना चक्र का जो आता है पूर्वावलोकन, जिसमें PYQ होता है यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस का, आप उसको कीजिएगा। यानी कि हिस्ट्री का जो पिलर 1 था उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। और दूसरा जो पिलर था साइंस प्लस मैथ, तो साइंस के लिए आप ये काम कर सकते हैं। ये सब किताब पढ़ने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं, और मैंने क्या बताया आपको कि मैथ का जो वेटेज 10 है, मैथ प्लस रीजनिंग का, आप PYQ सॉल्व कीजिएगा बीपीएससी का, इससे आपका काम चल जाएगा। यानी हमने बात किया पहला पिलर के में हिस्ट्री को लेकर, अब हमने बात किया था सेकेंड पिलर में साइंस प्लस मैथ को लेके। साइंस में मैंने बताया आपको क्लास 9th 10th का एनसीईआरटी पढ़िए बेस बनाने के लिए। उसके बाद क्लास 11th 12th का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है सेकेंड पार्ट का बुक का, उसको पढ़िए। उसके बाद क्लास 12th का बायो जो है उसका लास्ट का 4 चैप्टर पढ़िए, वहाँ से आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपको लुसेंट का जीके जीएस का जो लास्ट का कुछ पन्ना में साइंस दिया रहता है, आप उसको पढ़िए। फिर उसके बाद घटना चक्र पढ़िए। अब बोलिएगा सर इतना सारा बता दिए आप बात, अरे भाई वेटेज तो देखो तुम एक बार, 30 वेटेज है साइंस का, और ये गेम चेंजर है। आप यकीन मानिए ये गेम चेंजर है। अगर आप इस पर कमांड नहीं बनाते हैं तो पीटी निकालना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो आप ये काम कीजिए। उसके बाद हम आते हैं तीसरा पिलर, जिसमें करेंट अफेयर है और इकोनॉमिक्स है। इसका वेटेज देखते हैं। करेंट अफेयर जो बीपीएससी पूछता है, कोर करेंट अफेयर, वो 30 पूछता है, और इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कितना पूछता है, 15 पूछता है। लेकिन अधिकांश समय क्या होता है कि बीपीएससी इकोनॉमिक्स के नाम पे करेंट अफेयर ही पूछ लेता है, बजट और सर्वे का डाटा पूछ लेता है, जो कि करेंट अफेयर ही होता एक तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी बीपीएससी करेंट अफेयर से 45 क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे? 30 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का, अब बाकी जो 15 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का, वो भी करंट अफेयर ओरिएंटेड पूछ लेता है, जैसे कि बजट सर्वे का पूरा डाटा पूछ लेता है, जो कि करंट अफेयर ही एक तरफ से है, ठीक है। इसका एक अपवाद रहा है 69th बैच में ही एक ऐसा बैच था बीपीएससी का जिसमें कोर इकोनॉमिक्स पूछा गया था। उससे पहले और उसके बाद ये देखने को नहीं मिला है। इसीलिए अगर आपके पास समय बहुत कम है समय, तो आप चाहें तो इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट का बुक स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है कि बीपीएससी कोर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछे। एक बार पूछा है, 69th में पूछा है, उससे पहले नहीं पूछता था। 70वीं में फिर मतलब वो डाटा बेस्ड ही इकोनॉमिक्स पूछने लगा। तो अगर आपके पास समय बहुत कम हो तो आप इसके किताब को स्किप कर सकते हैं। हालांकि मैं इसकी किताब को सजेस्ट करूँगा, जो किताब मैं फॉलो करता हूँ पहले से, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर बहुत बड़ा गेम चेंजर है ना। आप देख रहे हैं 30 क्वेश्चन उससे आते हैं, और 15 इकोनॉमिक्स का, दोनों मिला के 45, बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये। इसलिए इसको मजाक में नहीं लेना है।
तो फिर हम करंट अफेयर के लिए पढ़े क्या क्या, सोर्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला सोर्स मैं बताता हूँ करंट अफेयर को लेकर। मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो अपना दिमाग और अपना आँख खुला रखिए। देखिए कि समाज में क्या घटना घट रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, क्यों शुरू हुआ, ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है, उसने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है, कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, 26% लगाया है कि कितना लगाया है। इससे क्या हुआ कि आप करंट को जीने लगिएगा। आपको आपको अपने आप अंदर से इंटरेस्ट आने लगेगा करंट के प्रति। तो एक तो क्या है कि आप सजग रहिए, अपने चारों तरफ देखिए क्या घटनाएं घट रही हैं हर दिन, देश दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में भी खेलो इंडिया चल रहा है, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो मेरा मानना है कि पहला जो सोर्स है करंट अफेयर का, एक तो भाई अपने माइंड को ओपन रखिए। क्या कीजिए, अपने माइंड को ओपन रखिए और देखिए कि मतलब समाज में क्या चल रहा है। दूसरा क्या सोर्स है इसका, दूसरा सोर्स है कि आप जो भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप पर तो नहीं होगा शायद ये, आप क्या बोलते हैं, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी हैं, आप क्या कीजिए, कुछ गवर्नमेंट के साइट को फॉलो कीजिए, ताकि जब भी आप कुछ ऐप खोलते हैं मौज मस्ती करने के लिए तो आपको वो चीज़ वहाँ दिख जाए। जैसे कि PIB हिंदी, PIB इंडिया, PIB बिहार, ये सब PIB का अपना हैंडल है, आप उसको फॉलो कीजिए। संसद टीवी को फॉलो कीजिए, वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो को फॉलो कीजिए, आकाशवाणी को फॉलो कीजिए। उसके अलावा कुछ आप ऑथेंटिक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। इंडियन एक्सप्रेस होता है, हिंदू जैसे पेपर जिसका आप आर्टिकल पढ़ा करते हैं, मतलब आप चाहे तो उसको भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ और भी अच्छे पेज है वहाँ पे, डाउन टू अर्थ मैगजीन जो आता है उसका भी मतलब वहाँ पेज आपको मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप सोशल मीडिया या जो भी आप यूज करते हैं, आप वहाँ पे क्या कीजिए कि कुछ करंट ओरिएंटेड चीज़ों को फॉलो कीजिए, ताकि इवन यूट्यूब पे, मतलब ताकि जब आप यूट्यूब खोलें तो आपको रिकमेंड करे कि आज का ये न्यूज़ है, आप उसको एक बार देख लीजिए, ताकि उससे क्या हुआ कि आप समझ पाइए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। तो दूसरा क्या है कि आप कुछ हैंडल फॉलो कीजिए अपने सोशल मीडिया पे, अगर आप यूज करते हैं तो। अब ऐसा नहीं कि अब न्यूज़ देखने के लिए आप फेसबुक ID बना दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप यूज करते हैं तब आपके लिए मैंने बात बताया। तीसरा ट्रेडिशनल सोर्स, जैसे कि एक आता है आपका विजन आईएएस का मैगजीन आता है मंथली। क्या आता है, विजन आईएएस का मैगजीन आता है, मंथली आता है। तो आप उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, वो इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, और फ्री में आप उसके वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, उसको आप बार बार पढ़ सकते हैं। तो आप ये काम कीजिएगा कि विजन आईएएस का मैगजीन, मंथली मैगजीन, हर 30 दिन बाद वो मैगजीन आता है, 1 महीने बाद आता है। आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको आप पढ़िए, मन से पढ़िए। और एक और बात, ज़रूरी नहीं कि उसका हर आर्टिकल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ये बात सत्य है, ज़रूरी नहीं कि उसका हर आर्टिकल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आपके पास उतना विवेक होना चाहिए कि अच्छा ये आर्टिकल BPSC पूछ सकता है कि नहीं, अच्छा ये करंट BPSC से ओरिएंटेड है या नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात भी समझना होगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, इवन विजन आईएएस का मैगजीन में हर बात जो लिख दिया, जरूरी नहीं कि एग्जाम आने वाला है ना, बिल्कुल बात ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको ये बात समझना होगा कि जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं विजन आईएएस के मैगजीन में भी, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको पूरे मन से पढ़िए, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको बस एक लाइन बस ऊपर देख लीजिए, बस हो गया। तो ये करना है आपको, मंथली बेसिस पर करना है। उसके अलावा जब एग्ज़ाम पास आ जाए तो क्या होगा कि कुछ कोचिंग इंडस्ट्री या कुछ मतलब पब्लिकेशन क्या करेंगे कि ईयरली कंपाइलेशन निकालेंगे करंट अफेयर का। जैसे कि घटना चक्र हो गया, घटना चक्र का आई दृष्टि आता है, शायद आई दृष्टि नाम से एक बुक आता है उसका, आप उसको खरीद सकते हैं। उसके अलावा और भी किताब आता है SPD वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे। एक मतलब आपको लेना होगा लोकल करंट अफेयर का बुक, जो कि ईयरली बेसिस पे निकलता है, जो कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले निकलता है, एग्ज़ाम से 30 दिन पहले निकलता है, 15 दिन पहले नहीं, 30 दिन पहले लगभग निकलता है। आप उसको खरीद सकते हैं। तो
तो मैं इसको फिर से बताऊंगा कि मैंने क्या बताया करंट अफेयर को लेकर। एक तो अपने दिमाग को खुला रखना है, देश में दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं आपको पता होना चाहिए कि क्या घटना घट रहा है देश दुनिया में। दूसरा मैंने क्या बताया कि यदि आप कोई सोशल मीडिया यूज करते हैं, ट्विटर, फेसबुक या कोई और, या यूट्यूब, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप जब भी वो ऐप खोलें आपको करंट दिखे वहाँ पे। रील के बदले आपको करंट दिखे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार है। ठीक है, और वो उनके लिए है जो यूज करते हैं सोशल मीडिया, उनके लिए नहीं जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं। वैसा नहीं कि अब मैंने बताया पहले ना, ऐसा नहीं कि अब करंट पढ़ने के लिए मैंने फेसबुक पर आईडी बना दिया, ट्विटर पर आईडी बना दिया, ये काम मुझे नहीं करना है। और तीसरा मैंने बताया कि विजन आइज का मैगजीन जो है उसके साइट पे डाल दिया जाता है हर मंथ का। आप वहाँ जाइएगा, आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट कीजिए। और मैंने एक और बात बताया कि ज़रूरी नहीं कि उसका हर आर्टिकल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप समझिए इस बात को कि कौन चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बना है या नहीं बना है। अगर लगे कि ये चीज़ मेरे एग्ज़ाम के लिए है तो उसको पूरे अच्छे से पढ़िए। अगर लगे नहीं कि नहीं ये क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछ सकता, उसको छोड़ दीजिए फिर वहाँ पे। और मैंने अंतिम क्या बताया साइंस करंट अफेयर को लेकर कि घटना चक्र जैसे जो पब्लिकेशन है वो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, महीना दिन पहले ईयरली कंपाइलेशन निकालते हैं। घटना चक्र, एक्सपीडिया और भी पब्लिकेशन निकालते हैं। आप किसी एक को खरीदिएगा और उसको एक बार सरसरी निगाह से बस देख लीजिए। देखिए, अगर आप ये काम किए रहेंगे पहले से, विजन आईएएस वाला ओपन माइंड रखे होंगे पहले से, तो फिर आपको ये पढ़ने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर। तो मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है नॉर्मली, कि मैंने क्या बताया था आपको, इकोनॉमिक्स में नॉर्मली क्या होता है कि बीपीएससी 69th में ही सिर्फ और सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट पूछा था इकोनॉमिक्स का। उससे पहले और उसके बाद बीपीएससी इकोनॉमिक्स के नाम पर क्या पूछा है, करंट अफेयर पूछ लिया है। कैसा करंट अफेयर, तो बजट और सर्वे का करंट अफेयर, बजट और सर्वे से रिलेटेड करंट अफेयर। ठीक है, यानी कि यूनियन बजट, यूनियन सर्वे और बिहार बजट, बिहार सर्वे। ठीक है, यानी कि कितने डॉक्यूमेंट हो गए, 4 डॉक्यूमेंट हो गए ना। एक हो गया बिहार का बजट, बिहार का सर्वे, एक भारत सरकार का बजट, भारत सरकार का सर्वे। ये 4 डॉक्यूमेंट बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। ये बीपीएससी में आपको बजट सर्वे का पूरा डाटा, जो कि इंपॉर्टेंट डाटा, सारा डाटा नहीं लेकिन जो इंपॉर्टेंट डाटा है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितने जॉब दे रहे हैं वो, इस टाइप के डाटा आपको यहाँ मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि बीपीएससी 69th में कोर इकोनॉमिक्स पूछा था, लेकिन उसके पहले बीपीएससी इकोनॉमिक्स के नाम पे करंट अफेयर पूछ लिया करता था, जो मोस्टली बिहार के बजट सर्वे और भारत के बजट सर्वे में कवर होते थे। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चाहें तो कोर इकोनॉमिक्स छोड़कर आप सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा पुराना प्लेयर है या फिर उसके पास समय है, पहले से सब कुछ तैयार कर चुका है, तो चाहे तो एक किताब है नितिन सिंघानिया का इंडियन इकोनॉमी, उसको पढ़ सकता है। मैंने क्या बताया अभी नाम, इंडियन इकोनॉमी बाई नितिन सिंघानिया। ये किताब बहुत अच्छा है, आप चाहे तो इस किताब को फॉलो कर सकते हैं। किस लिए, ताकि जो कोर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का वो क्लियर हो जाए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होने पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं आप वहाँ उस किताब से अपना कवर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास समय यदि नहीं हो तो आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट, यानी कि बिहार का बजट, बिहार का सर्वे, भारत का बजट, भारत का सर्वे, ये 4 डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि समय ज़्यादा है तो क्या कीजिएगा, आप इंडियन इकोनॉमी बाई नितिन सिंघानिया किताब खरीदिए, उसको पढ़िए। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो पीटी का, जो आपका पीटी का जो तीसरा पिलर था करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स, मैंने इसका सोर्स को यहाँ पे बताया। ठीक है, जिसका वेटेज कितना है, करंट अफेयर का 30 है, इकोनॉमिक्स का 15 है, दोनों मिलाकर 45 है। और क्या होता है, अधिकांश केस में बीपीएससी क्या करता है, इकोनॉमिक्स के नाम पर करंट अफेयर ही पूछ लेता है इन 4 डॉक्यूमेंट से, इसीलिए पूरा वेटेज होता है करंट अफेयर कितना हो जाता है, फिर 45 हो जाता है उस समय। अब हम बात करेंगे अपना चौथा पिलर, पॉलिटी
प्लस ज्योग्राफी को लेकर। यहाँ कुछ स्पेस में यहाँ पे बना देता हूँ ताकि मैं इस बारे में यहाँ पे अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, तो चौथा पिलर क्या है आपका? पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी। पॉलिटी का वेटेज कितना है बीपीएससी में? मात्र 10 और ज्योग्राफी का, भूगोल का 20। तो इसके लिए क्या पढ़ा जाए? चलिए ज्योग्राफी में शुरू करता हूँ क्योंकि इसका वेटेज 20 है। ज्योग्राफी के लिए अगर आपको अपना बेस अच्छा करना है, तो आप चाहें तो 6 से 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आपको यदि अपना बेस अच्छा करना है तो क्लास 6 से 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्लास 11th का एनसीईआरटी का 2 पार्ट आता है, दोनों पार्ट पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ना है। ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, क्लास 11th का एनसीईआरटी का दोनों पार्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एडवांस लेवल का तैयारी अच्छा हो जाएगा। बेस आपका बनेगा क्लास 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी से, लेकिन उसमें कुछ एडवांस जो कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योग्राफी के वो आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 6 से 10 तक का एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, मेरा बेस पहले से अच्छा है, मैं सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ूंगा, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि कम से कम आप क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ लीजिए। कम से कम क्लास 10th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जो कि डील करता है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज से, आप उसको कवर कीजिए। देखिए मैं फिर से बोलूँगा, ज्योग्राफी में आपको बेस अच्छा करना है तो क्लास 6 से लेकर 10th का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए एक बार। उसके बाद आपको आना चाहिए सिर्फ सीधे क्लास 11th का एनसीईआरटी पे। उसका किताब के 2 पार्ट हैं। लेकिन कोई बोलेगा नहीं मेरा बेस पहले से अच्छा है, मुझे क्लास 11th का ही सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ कि नहीं, क्लास 10th का आप एक चैप्टर से कम पढ़िए, जिसका नाम है मिनरल्स, जिससे क्वेश्चन पीटी में देखने को मिलता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्या दिया है कि हाँ मतलब आयरन बेल्ट कौन सा है, कहाँ से कौन से मतलब कहाँ पे कौन सा माइन है, कहाँ पे कौन से मिनरल्स प्राप्त होते हैं देश में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिएगा, क्लास 11th का दोनों पार्ट पढ़िएगा एनसीईआरटी का, और क्लास 10th का चैप्टर 5 जो है मिनरल्स का, उसको पढ़िएगा। अगर आपको समय बहुत ज़्यादा है और बेस बहुत ख़राब है तो आप क्लास 6 से लेकर 10 तक का पूरा एनसीईआरटी पढ़िए ज्योग्राफी का। बहुत पतला किताब है, आप 2-3 दिन में भी किताब को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है? आपको घटना चक्र को पढ़ना है। घटना चक्र क्या होता है? एक किताब इसका आता है, मैंने बताया था पहले ना, जैसे पिलर 1 में मैंने बताया था कि हाँ उसका PIQ आता है, जिसका नाम पूर्वावलोकन होता है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। मैं पिलर 2 के लिए भी, साइंस के लिए भी सजेस्ट किया था कि आप घटना चक्र सॉल्व कीजिए, PYQ पूर्वावलोकन नाम से आता है। मैं ज्योग्राफी के लिए भी सजेस्ट करूँगा कि आप ये काम कीजिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन का वेटेज है ना, तो आप ये काम कीजिएगा इतना करने के बाद। ठीक है, समय नहीं तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर समय मिल जाए तो आप इसको कीजिए, आपको फ़ायदा एग्जाम हॉल में दिखेगा। लेकिन ये क्लास 11th का एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ना, क्लास 11th का एनसीईआरटी क्या है? मस्ट है पढ़ना। अगर बेस अच्छा नहीं है, अच्छा करने के लिए आप क्लास 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और आपका बेस पहले से अच्छा है तो आप क्लास 10 का सिर्फ और एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। चैप्टर क्या है? चैप्टर 5 है, जो कि मिनरल्स से रिलेटेड है। और बाद में घटना चक्र का PYQ सॉल्व करना है, जो पूर्वावलोकन के नाम से आता है, जिसमें यूपीएससी और बाकी स्टेट PCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलिटी को लेके। पॉलिटी का वेटेज कितना है? 10 है। तो आपको सबको पता है कि पॉलिटी में कौन सी किताब पढ़ना है, बताना क्या हो सकता नहीं है ना आपको पता है कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है? लक्ष्मीकांत पढ़ना है, लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। ठीक है, एक सोर्स है, सिर्फ उसको पढ़िए। इसके सारे चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट, DPSP, पंचायती राज, ये जो चैप्टर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि जब लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो इस चैप्टर पर विशेष ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट पे, DPSP पे, पंचायती राज पे, पार्लियामेंट पे। उसके बाद देखिएगा किताब के पीछे अच्छे लिस्ट बना के दिया है, जितने आर्टिकल्स उसका लिस्ट दिया हुआ है, जितने
अमेंडमेंट्स हुए हैं, सबका लिस्ट दिया है। एग्ज़ाम जब पास आने लगे तो आप क्या कीजिएगा, किताब का चैप्टर छोड़ के पीछे की तरफ मुड़िएगा, किताब को पीछे पलटिएगा, पीछे जितना दिया है लिस्टिंग किया हुआ है किताब के अंदर उसको पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का लिस्ट दिया है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, वहाँ से आप उसको पढ़िएगा। और जब किताब पढ़िए लक्ष्मीकांत तो ये जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी, पंचायती राज, पार्लियामेंट्स, ये सब चैप्टर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं है। घटना चक्र का आप चाहे तो बीपीएससी जो पीवाईक्यू पूछा है आपने अपना उसको सॉल्व कर सकते हैं। घटना चक्र चूँकि बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर उतना वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, 10 क्वेश्चन आता है। लक्ष्मीकांत किताब काफ़ी है, आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू आप सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, पीवाईक्यू इसका भी सॉल्व कर सकते हैं। पूर्वावलोकन घटना चक्र वाला चाहे तो इसको कर सकते हैं, या चाहे तो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक जो आता है अलग से, आप चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं समय हो तो। समय नहीं हो तो आप सिर्फ चाहे तो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं बार बार, और ये जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ सकते हैं। और बाद में अच्छा, लक्ष्मीकांत की किताब के पीछे भी पीवाईक्यू दिया रहता है यूपीएससी का, आप चाहे तो समय हो तो आप उसको सॉल्व कीजिए, मज़ा आएगा सॉल्व करने में, और कंसेप्ट भी आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से बताऊँगा कि मैं पीटी को क्या किया था, 4 भाग में बांटा था, यानी कि 4 पिलर, 4 स्तंभ में मैं इसको बांटा था। पहला स्तंभ क्या था, हिस्ट्री, दूसरा क्या था, साइंस प्लस मैथ, तीसरा क्या था, करेंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स, चौथा क्या था, पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी। पॉलिटी का क्वेश्चन कितना आता है, मात्र 10 आता है। ज्योग्राफी कितना क्वेश्चन आता है, 20 आता है। करेंट अफेयर कितना आता है, 30 आता है। इकोनॉमिक्स कितना आता है, 15 आता है। साइंस कितना आता है, 30 आता है। मैथ कितना आता है, 10 आता है। हिस्ट्री कितना आता है, 35 आता है। ठीक है, इतना आपको करना है। इतना करने के बाद फिर क्या करना है, बहुत है, इतना कीजिएगा। आप हर बार प्री निकालिएगा, सीट 200 हो तो भी निकालिएगा, सीट 400 हो तो वो निकालिएगा, सीट 1500 हो फिर भी निकालिएगा, सीट 2000 हो फिर भी निकालिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका लेवल बहुत अप हो जाएगा, और आप हर परिस्थिति में आप एग्ज़ाम निकालिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न भले ही 69 जैसा हो या 70 जैसा हो, आप दोनों किस में प्री निकालिएगा, धूमधाम से निकालिएगा, कट ऑफ से आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं जो सोर्स बताया आपको, आप चाहे तो इस सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। एक और बात, मैंने सोर्स जो बताया जरूरी नहीं कि मतलब ये अल्टीमेट ट्रूथ है, जिससे कि जो बच्चे प्री निकालते हैं, जितने बच्चे, सबका अपना तरीका पढ़ने का ना, लेकिन हाँ मैंने ये सब किताब लगभग पढ़ा है और मुझे मतलब अच्छा लगा पढ़ के, और मुझे लगा कि हाँ मतलब मेरा जो मतलब प्री निकला है इसमें इन सब किताबों का योगदान रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ हद तक आपका जो डाउट है 71वीं को लेकर ये सॉल्व हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और जानना है तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बहुत शालीनता से सवाल पूछिएगा। मैं देखता हूँ कि आजकल कमेंट सेक्शन पे यूट्यूब पे बहुत आपस में लोग गाली गलौज करते हैं। प्लीज़ आप ये काम मत कीजिएगा। अगर आप ये काम करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, तो मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दूँगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पे हेल्दी डिस्कशन कीजिए, कमेंट में लिखिए अगर कोई डाउट हो 71वीं को लेकर तो, और कोई डाउट पूछता है वहाँ पे, अगर लगता है कि आप सक्षम है बताने के लिए उनको, तो आप प्लीज़ वहाँ पे उनको रिप्लाई भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप क्या कीजिए, सीखिए और लोग को सिखाइए। ठीक है, तो 71वीं को लेकर मैंने बात किया कि पैटर्न जैसा भी हो, 69 जैसा हो या 70वीं जैसा हो, हर केस में आपको प्री निकालने का है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना होगा, अपना लेवल इतना अप कर लेना होगा कि पेपर कैसा भी आए आप हर बार एग्जाम निकालें। तो दूसरा मैंने बताया कि उसका सोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है। तो मैंने क्या किया, पीटी को 4 भाग में बांटा था, 4 पिलर में। पहला हिस्ट्री था, दूसरा साइंस प्लस मैथ था, तीसरा करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स था, और चौथा क्या था, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी था। अच्छा हाँ, एक बात आपके मन में आता होगा कि भाई बिहार स्पेशल नाम से आपने तो कुछ बताया नहीं हमें। ठीक है, क्या आपने बताया कि आपने बिहार स्पेशल नाम से कुछ तो बताया नहीं। देखिए, आप जितना पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जो भी मतलब बिहार का न्यूज, जो भी बिहार का हिस्ट्री है, आप लगभग यहाँ कवर हो जाता है लगभग में। या फिर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ लगभग में करंट अफेयर कवर हो जाता है, या ज्योग्राफी में कुछ आपको बिहार का कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी चाहते हैं कि नहीं मुझे बिहार के लिए कुछ नया किताब जानना है, तो एक किताब आता है केबीसी नैनो का, केबीसी नैनो पब्लिकेशन का किताब आता है बिहार का। चाहे तो इस किताब को फॉलो कर सकते हैं, अच्छा किताब है। एक और किताब आता है बिहार का, बिहार एक परिचय नाम से,
शायद उसके राइटर इम्तियाज़ अहमद है, आप चाहे तो उस किताब को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अपने दिमाग को खोल के रखिए, नज़र को बनाए रखिए, देश दुनिया में क्या घटना घट रहा है, जिससे आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा होगा। और बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है उसको मन से पढ़िए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करूँ। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को अपना समय यहाँ देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ हद तक फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आगे आने वाले समय में मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।